नमस्कार दोस्तों, आज की तारीख है 18 जून 2024 और हम आपके लिए लाए हैं हिमाचल प्रदेश के ताज़ा समाचार। लेकिन पहले एक सवाल, आप हिमाचल के किस खूबसूरत कोने से ये खबरें सुन रहे हैं? नीचे कमेंट करके जरूर बताएं। अब थोड़ी सी गंभीरता के साथ, अगर आप हिमाचल के विकास, पर्यटन और सामाजिक क्षेत्र की हर छोटी बड़ी खबर से अपडेट रहना चाहते हैं, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। जी हाँ, फटाफट सब्सक्राइब का बटन दबाएं और हमारे साथ जुड़े। और हाँ, अपडेट्स के लिए हमें फॉलो करना मत भूलिए। खबरें ताज़ा हो या मजेदार, हम हैं आपके साथ हर कदम। समाचार नंबर 1, कांग्रेस ने उतारी कमलेश। अब क्या करेंगे रमेश और राजेश? तो भाई, देहरा में कांग्रेस पार्टी का बड़ा सियासी दांव। डॉक्टर राजेश शर्मा का टिकट काटकर मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू की पत्नी कमलेश कुमारी को टिकट थमा दिया गया है। अब बेचारे डॉक्टर राजेश, जिन्होंने पिछले कई दिनों से चुनाव प्रचार में पसीना बहाया है, सोच रहे हैं, अब मैं क्या करूं? सबकी नजरें अब उनके अगले कदम पर हैं। उधर बीजेपी ने भी सियासी पैंतरा बदला है। रमेश धवाला का टिकट काटकर होशियार सिंह को मैदान में उतार दिया है। रमेश धवाला, जो कभी धूमल सरकार की नींव रखते थे, अब सोच रहे हैं, मेरे भाग्य में अब क्या बचेगा? रमेश और राजेश दोनों ही सोच रहे हैं कि अब कौन सा अगला दांव खेला जाए। सियासी गलियारों में चर्चा है कि देहरा विधानसभा क्षेत्र अब अखिल भारतीय तवज्जो का केंद्र बन गया है, खासकर जब सुक्खू जी की धर्मपत्नी खुद चुनावी मैदान में उतर रही हैं। लेकिन सबसे बड़ा सवाल तो यही है कि जिनका टिकट कटा, वे अब कौन सा नया पैंतरा आजमाएंगे। रमेश और राजेश दोनों ही देहरा में लंबे समय से जमे हुए हैं और जनता के दिलों में अच्छी पकड़ बनाए हुए हैं। पर अब इनका अगला कदम क्या होगा? क्या वे अपनी अपनी पार्टियों के साथ रहेंगे या फिर नया राजनीतिक दांव खेलेंगे? नामांकन भरने की अंतिम तारीख भी 21 जून है, तो जल्दी ही यह सियासी नाटक अपने अगले अंक में प्रवेश करेगा। अब देखना दिलचस्प होगा कि कौन बनेगा असली खिलाड़ी और किसके हिस्से में आएगा सियासी लाभ। रमेश और राजेश की नई चालें और कमलेश की बड़ी एंट्री, सब कुछ अब आपके सामने है। तैयार रहिए इस सियासी ड्रामे के अगले एपिसोड के लिए। समाचार नंबर 2, नालागढ़ विधानसभा उपचुनाव, पुराने प्रतिद्वंद्वी फिर आमने सामने। नालागढ़ में सियासी ड्रामा अपने चरम पर है। भाजपा के बाद कांग्रेस ने भी अपने खिलाड़ी मैदान में उतार दिए हैं। हरदीप सिंह बावा कांग्रेस की ओर से फिर मैदान में ताल ठोंक रहे हैं। पिछले चुनाव में बावा को हार का सामना करना पड़ा था, लेकिन हिम्मत नहीं हारी। दूसरी ओर केएल ठाकुर, जो अब भाजपा के साथ चौथी बार अपनी किस्मत आजमा रहे हैं, मैदान में उतर चुके हैं। इस बार मुकाबला और भी दिलचस्प होने वाला है। हरदीप बावा, जो 2022 में हार का स्वाद चख चुके हैं, इस बार फिर कोशिश कर रहे हैं। पिछली बार के मुकाबले में केएल ठाकुर ने 13,264 वोटों के बड़े अंतर से हराया था। इस बार बावा सोच रहे हैं, शायद ये मेरी बारी है। कांग्रेस ने लंबा मंथन करने के बाद आखिरकार बावा पर भरोसा जताया। लखविंद्र सिंह राणा और उज्जवल सिंह राणा के नाम भी चर्चा में थे, लेकिन बाजी बावा के नाम रही। केएल ठाकुर, जो नालागढ़ की राजनीति के पुराने खिलाड़ी हैं, 20 जून को नामांकन दाखिल करेंगे। ठाकुर ने अब तक 3 विधानसभा चुनाव लड़े हैं, जिसमें 2 बार जीत और 1 बार हार का सामना किया है। लेकिन सियासी मंच पर नाटक और भी मजेदार हो जाता है जब हरप्रीत सैनी ने बगावत का ऐलान किया है। सैनी ने अपने समर्थकों के साथ बैठक कर निर्दलीय प्रत्याशी के रूप में चुनाव लड़ने का फैसला किया है। मैं चुनाव जरूर लड़ूंगा, सैनी ने घोषित किया। इस कदम से भाजपा और कांग्रेस दोनों के समीकरण बिगड़ सकते हैं। लखविंद्र राणा, जिन्होंने नालागढ़ की राजनीति में 2 दशक बिताए हैं, इस बार चुनावी मैदान से बाहर हैं। 2003 से उन्होंने 6 चुनाव लड़े हैं, जिनमें 2 बार जीत हासिल की है। लेकिन 2022 के चुनाव में भाजपा के बागी केएल ठाकुर से हारने के बाद अब राणा ने चुनावी राजनीति से ब्रेक लिया है। इस बार के चुनावी मैदान में नए समीकरण बनते दिख रहे हैं। कौन किसको मात देगा और कौन बाजी मारेगा, यह देखना वाकई दिलचस्प होगा। नालागढ़ की जनता के लिए यह सियासी नाटक किसी बॉलीवुड फिल्म से कम नहीं है। आगे देखिए क्या होता है, कौन बनेगा नालागढ़ का नया नेता। समाचार नंबर 3, हिमाचल में फेल हो गया ऑपरेशन नड्डा, कृपाल परमार का राष्ट्रीय अध्यक्ष पर हमला। हिमाचल में सियासी हलचलें तेज हो गई हैं।
राज्यसभा के पूर्व सांसद और भाजपा के पुराने धुरंधर कृपाल परमार ने हमीरपुर में धुआंधार पत्रकार वार्ता की। उनका निशाना बने भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष और केंद्रीय मंत्री जगत प्रकाश नड्डा। परमार ने नड्डा पर ऐसा हमला बोला कि मानो तीर से गुब्बारे फोड़े जा रहे हों। परमार का कहना है कि नड्डा जी के नेतृत्व में भाजपा की दशा ऐसी हो गई है जैसे ताश के पत्तों का महल हो जो हवा के झोंके से गिर जाए। छोटे कद के लोगों को ऊंचे पदों पर बिठा दिया गया है, परमार बोले। और अब पार्टी के बुरे दिन देखने को मिल रहे हैं। हिमाचल में ऑपरेशन नड्डा की पूरी तरह विफलता पर परमार का व्यंग्य बड़ा सटीक था। प्रदेश की जनता ने भी भाजपा को आईना दिखा दिया है। परमार ने कहा कि हमीरपुर में अनुराग ठाकुर के लिए चक्रव्यूह रचा गया। अनुराग ठाकुर चक्रव्यूह से जैसे तैसे निकले, लेकिन दिल्ली में उन्हें मंत्रिमंडल के चक्रव्यूह में फंसा दिया गया और कैबिनेट से बाहर हो गए। उन्होंने चेताया कि इन सब चालों का खामियाजा पार्टी को भुगतना पड़ेगा। नड्डा के बयान पर भी परमार ने जमकर निशाना साधा। मैं नड्डा को तब से जानता हूं, जब वह परिपक्व नहीं थे, परमार ने कहा। उनका आरएसएस पर दिया बयान भाजपा के लिए आत्मघाती है। चुनाव के बीच ऐसा बयान देना बिल्कुल समझ नहीं आता। स्टोन क्रशर के मुद्दे पर परमार ने तंज कसते हुए कहा, जब पार्टी विपक्ष में होती है तो खनन के आरोप लगाती है और सत्ता में आते ही चुप हो जाती है। ये सब पैसे का खेल है। निर्दलियों के त्यागपत्र के मुद्दे पर भी परमार का बयान जोरदार था। उनके त्यागपत्र का मुद्दा सारे चुनाव प्रचार में उठेगा। परमार ने कहा, मानो बता रहे हों कि यह सियासी ड्रामा अभी और लंबा चलेगा। सियासी गलियारों में परमार के इस बयान से हड़कंप मच गया है। देखना दिलचस्प होगा कि नड्डा और उनकी टीम इस पर क्या प्रतिक्रिया देती है। हिमाचल की राजनीति इस वक्त किसी रोमांचक फिल्म से कम नहीं है, जिसमें हर दिन नया ट्विस्ट आता है। तैयार रहिए अगले एपिसोड के लिए। समाचार नंबर 4। बारालाचा दर्रे पर सैलानियों की मस्ती, पहाड़ों को दौड़े पर्यटक। शिमला धर्मशाला डलहौजी पैक। मैदानी इलाकों की तपती गर्मी से बचने के लिए पर्यटक पहाड़ों की ठंडी हवाओं का आनंद लेने हिमाचल की ओर दौड़ पड़े हैं। बारालाचा दर्रे पर अभी भी बर्फ जमी हुई है और सैलानी वहां आकर मस्ती के पिचकारी मार रहे हैं। पहाड़ी क्षेत्रों में अधिकतम तापमान 30 डिग्री के आसपास है, जबकि मैदानी राज्यों में पारा 40 से 45 डिग्री तक पहुंच गया है। शिमला, मनाली, डलहौजी, कसौली और धर्मशाला के होटलों में तिल रखने की जगह नहीं बची है। धर्मशाला में सोमवार को बारिश ने गर्मी से झुलसते लोगों को राहत दी है। किसान भी बारिश के बाद चैन की सांस ले रहे हैं। यहाँ का तापमान बारिश से पहले 40 के पार पहुँच चुका था, लेकिन अब गिरावट दर्ज की गई है। मौसम विभाग ने बताया कि 18 से 21 जून तक पश्चिमी विक्षोभ की सक्रियता से प्रदेश के अधिकांश क्षेत्रों में बारिश की संभावना है। अब अटल टनल का हाल सुनिए। हफ्ते भर में 74,918 गाड़ियां इस टनल के आर पार हो चुकी हैं। हर दिन 4,000 के आसपास वाहन लाहुल की ठंडी वादियों का सफर कर रहे हैं। मनाली आ रहे पर्यटक रोहतांग, सिस्सू और कोकसर में भी जमकर मस्ती कर रहे हैं। अटल टनल के आर पार होने वाली भीड़ ने पुलिस के आंकड़ों को भी चौंका दिया है। एसपी लाहुल स्पीति मयंक चौधरी ने बताया कि पिछले एक सप्ताह में 9,000 से 14,000 वाहन रोजाना टनल के आर पार हो रहे हैं। सोचिए, शिमला, मनाली, डलहौजी और धर्मशाला के होटलों में अगर सुई भी गिरे तो शायद जगह न मिले। ऐसे में अगर आप भी हिमाचल की ठंडी हवाओं का मजा लेना चाहते हैं तो जल्दी करें, वरना सारा मजा कहीं हाथ से न निकल जाए। पहाड़ों की रानी शिमला से लेकर बर्फीली वादियों के लाहुल स्पीति तक हर जगह पर्यटकों की बहार है। तो अपना बैग पैक करें और निकल पड़े हिमाचल की सैर पर। समाचार नंबर 5। भरमौर की वाइल्ड लाइफ पार्टी, कस्तूरी मृग, भूरा भालू और आइबेक्स की मस्ती। जनजातीय उपमंडल भरमौर के वन्य प्राणी अभयारण्य तुदाह में कस्तूरी मृग ने पहली बार अपनी उपस्थिति दर्ज कराई है और साथ में तुदाह और कुक्ति अभयारण्य में भूरा भालू, हिमालयन थार, आइबेक्स और हिमालयन गिद्ध भी घूमते फिरते देखे गए हैं। मानो जंगल में जानवरों का गेट टुगेदर चल रहा हो। वन्य प्राणी मंडल चंबा की सर्वे टीम ने जंगल की सैर करते हुए इन वन्य प्राणियों को कैमरे में कैद किया। सर्वे टीम ने बताया कि कस्तूरी मृग, भूरा भालू और आइबेक्स के झुंड ने मानो फोटोशूट के लिए पोज दिए हों। इस सर्वे में जो मजेदार रिपोर्ट सामने आई है, उसके मुताबिक कुक्ति अभयारण्य में 6 भूरा भालू, 43 हिमालयन थार, 49 हिमालयन आइबेक्स, 7 हिमालयन मोनाल, 3 हिमालयन गिद्ध और 1 लोमड़ी मिली है।
वहीं तुदाह अभयारण्य में 3 भूरा भालू, 1 कस्तूरी मृग, 8 गिद्ध, 9 हिमालयन मोनाल और 1 येलो थ्रोटेड मार्टेन नजर आए। वन्य प्राणी मंडल चंबा के वन मंडलाधिकारी कुलदीप जम्बाल ने खुशखबरी दी कि चंबा के वन्य अभयारण्य में पहली बार कस्तूरी मृग कैमरे में कैद हुआ है। साथ ही भूरे भालू के परिवार काफी फल फूल रहे हैं, यानी जंगल की पार्टी में सब मस्त हैं। तो अगली बार अगर आप भरमौर के जंगलों की सैर पर निकले तो ध्यान रखें, वहाँ कस्तूरी मृग अपने फैंस के साथ पोज देने के लिए तैयार मिलेगा। भूरा भालू अपने परिवार के साथ पिकनिक मना रहा होगा और आइबेक्स अपनी कूल डूड स्टाइल में टहल रहा होगा। हिमाचल के जंगलों में यह वन्यजीव मेला जारी रहेगा और हमें भी बस इनकी मस्ती का हिस्सा बनना है। समाचार नंबर 6। सीएम ऑफिस का व्यवस्था परिवर्तन अब कॉर्पोरेट स्टाइल में। नए जमाने की नई सरकार, तो क्यों न सीएम ऑफिस भी मॉडर्न हो जाए। राज्य सचिवालय के एलर्जली भवन में सीएम चैम्बर को नया लुक दिया जा रहा है और अब यह कॉर्पोरेट स्टाइल में चमकेगा। जी हां, 3 मंजिला पार्किंग भी सीएम ऑफिस के साथ बनेगी ताकि मुख्यमंत्री का काफिला सीधे पार्किंग में जाए और शिमला की सड़कों पर ट्रैफिक को सलामत रखे। इस बदलाव से छोटा शिमला की जनता का एक पुराना सपना पूरा होगा। अब मुख्यमंत्री के आने पर सड़कों पर ट्रैफिक जाम नहीं होगा। सामान्य प्रशासन और सचिवालय प्रशासन विभाग ने लोक निर्माण विभाग को इस बारे में डिजाइन तैयार करने को कहा था। नगर निगम की सिंगल अम्ब्रेला कमेटी ने भी इन्हें हरी झंडी दिखा दी है। सीएम ऑफिस को मिलेंगे 3 नए फ्लोर, मुख्यमंत्री कार्यालय, मुख्य सचिव कार्यालय और एक शानदार कॉन्फ्रेंस हॉल। अगर 30 लोगों का प्रतिनिधिमंडल आ जाए तो अब बैठने के लिए जगह की कमी नहीं होगी। साथ ही सचिवालय के कर्मचारियों के लिए क्रैच भी बड़ा किया जा रहा है। और हाँ, कैंटीन के भी दिन बदलने वाले हैं। आर्म्सडेल भवन से सरकारी कैंटीन को शिफ्ट किया जा रहा है। अब कैंटीन नए पार्किंग के आगे बने छोटे पार्क में होगी। सुरक्षा की दृष्टि से भी यह महत्वपूर्ण कदम है। अब ग्राउंड फ्लोर पर गैस सिलेंडर का खतरा नहीं रहेगा। तो तैयार हो जाइए शिमला के सीएम ऑफिस का यह नया अवतार देखने के लिए। अब मुख्यमंत्री का ऑफिस भी कॉर्पोरेट स्टाइल में चमकेगा और शहर की ट्रैफिक भी सलामत रहेगी। सरकार के इस व्यवस्था परिवर्तन का असर सिर्फ सचिवालय तक ही नहीं बल्कि पूरे शिमला पर दिखेगा। समाचार नंबर 7। कहीं राहत की फुहारें, कहीं सूर्यदेव बरसा रहे अंगारे। हिमाचल प्रदेश के कई जिलों में सोमवार को बारिश ने मानो सर्दी की दस्तक दे दी है। सुंदरनगर में तो बारिश ने ऐसा जादू किया कि तापमान भी ठंडा हो गया। सोचिए, वहाँ का पारा 40 पार हो चुका था, लेकिन बारिश होते ही तापमान ने गोता लगा लिया। धर्मशाला में भी पानी की बौछारों ने गर्मी को भगाने में कोई कसर नहीं छोड़ी। लगता है कि गर्मी और बारिश की यह जंग जारी रहेगी, क्योंकि मौसम विभाग ने मंगलवार से पश्चिमी विक्षोभ के सक्रिय होने की भविष्यवाणी की है। कांगड़ा का हाल कुछ और ही है। यहाँ गर्मी ने 2017 का रिकॉर्ड तोड़ते हुए 41.4 डिग्री का आंकड़ा छू लिया। शायद सूर्यदेव को लगा कि कुछ पुराने रिकॉर्ड को तोड़ देना चाहिए। वहीं हिमाचल के 8 शहरों का तापमान 40 डिग्री से ऊपर और 10 लोकेशन पर 35 डिग्री से ज्यादा चल रहा है। आप सोच रहे होंगे कि शिमला में तो आराम होगा, लेकिन जनाब, शिमला का भी बुरा हाल है। शिमला का तापमान भी 31 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच गया है। आमतौर पर यहाँ का पारा 28 डिग्री से ज्यादा नहीं जाता, लेकिन इस बार गर्मी ने भी शिमला की खूबसूरती को चुनौती दे दी है। कहा, कितना तापमान। शिमला 30.6 डिग्री सेल्सियस। सूर्यदेव को भी चाहिए थोड़ी सी कूलनेस। सुंदरनगर 41.2 डिग्री सेल्सियस। यहाँ की गर्मी को बारिश ने ठंडा कर दिया। भुंतर 39 डिग्री सेल्सियस। गर्मी से तपता भुंतर। कल्पा 27.1 डिग्री सेल्सियस। सर्दी की चुटकी। धर्मशाला 31.1 डिग्री सेल्सियस। बारिश के बाद राहत। ऊना 44 डिग्री सेल्सियस। गर्मी की चरम सीमा। नाहन 40 डिग्री सेल्सियस। राहत की राह देखता नाहन। केलांग 22.9 डिग्री सेल्सियस। ठंडक की दुनिया। सोलन 37.2 डिग्री सेल्सियस। गर्मी का शोर। मनाली 31.1 डिग्री सेल्सियस। गर्मी की दस्तक। कांगड़ा 41.1 डिग्री सेल्सियस। रिकॉर्ड तोड़ गर्मी। मंडी 40.4 डिग्री सेल्सियस। तपता मंडी। बिलासपुर 42.9 डिग्री सेल्सियस। सूर्यदेव का जोर। हमीरपुर 41.9 डिग्री सेल्सियस। गर्मी का गुस्सा।
चंबा 41.4 डिग्री सेल्सियस तपन का तमाशा। डलहौजी 29.7 डिग्री सेल्सियस ठंडक का ठिकाना। जुब्बल हट्टी 34 डिग्री सेल्सियस गर्मी का खेल। कुफरी 25.4 डिग्री सेल्सियस सर्दी की शाम। नारकंडा 26.2 डिग्री सेल्सियस ठंडक का मजा। रिकांगपियो 33.2 डिग्री सेल्सियस गर्मी का एहसास। सेओबाग 37.1 डिग्री सेल्सियस तपन की तपिश। ढोलाकुआं 43.3 डिग्री सेल्सियस गर्मी का रिकॉर्ड। कसौली 34.3 डिग्री सेल्सियस गर्मी का गुस्सा। ताबो 27.2 डिग्री सेल्सियस ठंडक की मिठास। सैंज 35.9 डिग्री सेल्सियस गर्मी का जलवा। बजौरा 39.2 डिग्री सेल्सियस गर्मी का गाना। नतीजा, जहां एक तरफ राहत की बारिश है, वहीं दूसरी तरफ सूर्यदेव अपनी तपिश बरसा रहे हैं। अगले कुछ दिनों में मौसम का मिजाज कैसा रहेगा, यह देखना दिलचस्प होगा। तब तक के लिए घर में रहें, सुरक्षित रहें और बारिश का आनंद लें। समाचार नंबर 8। पीजीआई में मौत के बाद आंखें दान। सड़क हादसे में हुए थे जख्मी, चंडीगढ़ में तोड़ा दम। उपमंडल धर्मपुर के पंचायत गांव दरवाड़ के निवासी 38 वर्षीय विकास उर्फ विक्कू की जिंदगी ने 3 जून को एक अनचाहा मोड़ लिया। सड़क दुर्घटना में गंभीर रूप से घायल होने के बाद विक्कू ने 15 जून को पीजीआई में अंतिम सांस ली। इस कठिन समय में उनके परिवार ने एक अद्भुत फैसला लिया, मृतक की आंखें दान करने का। इस निर्णय ने विक्कू की मृत्यु को एक नई रोशनी में बदल दिया। विक्कू की कहानी। विक्कू के भाई कहर और जीजा रवि कुमार ने इस नेक काम का बीड़ा उठाया। विक्कू अपने पीछे 7 साल का बेटा, पत्नी, बहन, भाई और मां को छोड़ गए हैं। दुर्घटना के दिन विक्कू अपने गांव में गाड़ी चला रहे थे जब डॉन मोड़ पर उनका गाड़ी से नियंत्रण खो गया और गाड़ी खेतों में जा गिरी। विक्कू को पहले टिहरा, फिर हमीरपुर और अंत में पीजीआई चंडीगढ़ ले जाया गया, लेकिन डॉक्टरों की लाख कोशिशों के बाद भी उनकी जान नहीं बच पाई। शोक और श्रद्धांजलि। पूर्व जिला पार्षद भूपेंद्र सिंह, प्रधान रणजीत सिंह, उप प्रधान नरेंद्र पठानिया, पंचायत समिति सदस्य चंपा और अन्य पंचायत सदस्यों ने शोक व्यक्त किया। ग्रामीणों ने भी इस दुखद घटना पर अपने संवेदनाएं व्यक्त की। सम्राट युवक मंडल और महिला मंडल की प्रधान कांता रागड़ा, मलिका देवी, सरोजा और शांता देवी ने भी अपनी संवेदनाएं प्रकट की। मस्ती और मानवता। विक्कू की आंखें दान करने का फैसला एक ऐसा कदम है जो उनकी मृत्यु के बाद भी उनकी मस्ती और मानवता को जिंदा रखेगा। विक्कू की आंखें किसी जरूरतमंद को रोशनी देंगी और यह याद दिलाएंगी कि भले ही किसी की जीवन यात्रा खत्म हो जाए, उसकी मस्ती और मानवता कभी खत्म नहीं होती। इस दुखद कहानी में एक उज्जवल पहलू यह है कि विक्कू की आंखें किसी और की दुनिया को रोशन करेंगी। यह कदम सभी के लिए एक प्रेरणा है कि हमारे छोटे छोटे फैसले भी किसी की जिंदगी में बड़ा बदलाव ला सकते हैं। समाचार नंबर 9। हाई कोर्ट के आदेश, जलस्रोतों के पास कचरे की डंपिंग पर रोक। हाई कोर्ट ने जलस्रोतों के पास कचरे की डंपिंग पर एक बार फिर से सख्त रुख अपनाया है। मुख्य न्यायाधीश MS रामचंद्र राव और न्यायाधीश सत्येन वैद्य ने आदेश जारी किए हैं कि NH सहित सभी जल स्रोतों के आसपास कूड़े कचरे की डंपिंग पर रोक लगाई जाए। शहरी विकास विभाग के सचिव को प्रदेश की 3226 ग्राम पंचायतों के सचिवों सहित सभी नगर पालिकाओं, नगर परिषदों और संबंधित जिलाधीशों के साथ बैठक करने के आदेश दिए गए हैं। कूड़ा कचरा हटाओ मिशन। कोर्ट ने स्पष्ट किया है कि जल स्रोतों में कचरा फेंकने की परंपरा को बंद करना ही होगा। इसके लिए सभी सचिवों को 12 अगस्त 2024 तक अपने जवाब दायर करने होंगे। ऐसा लग रहा है कि कोर्ट ने कूड़े को ठिकाने लगाने के मामले में पूरा प्रशासनिक महकमा हिलाकर रख दिया है। कैसे होगा कचरे का उचित प्रबंधन? कोर्ट के आदेश के अनुसार ठोस और गीले कचरे को अलग अलग एकत्र किया जाएगा और निर्दिष्ट वाहनों के जरिए अलग अलग ठिकानों तक पहुंचाया जाएगा। अब नगर पालिका के कर्मचारियों को एक और चुनौती मिल गई है, कचरे को सही जगह पर पहुंचाने की। नगर पालिका अधिकारियों को इस आदेश का पालन करने के लिए अपने संसाधनों को बढ़ाने के लिए अतिरिक्त समय भी दिया गया है। कौन कौन करेगा पालन? कोर्ट के आदेशों की अनुपालना की जिम्मेदारी संबंधित आयुक्तों, नगर निगमों के सचिवों, नगर पालिका परिषदों के कार्यपालक अधिकारियों एवं नगर पंचायतों के सचिवों पर डाली गई है।
इन्हें कोर्ट के इन आदेशों के क्रियान्वयन के संबंध में अपना व्यक्तिगत शपथ पत्र भी दाखिल करना होगा। विशेष हिदायतें। केंद्र सरकार के डिप्टी सॉलिसिटर जनरल को बिलासपुर, घुमारवीं, चुवाड़ी, बंजार, चौपाल, नेरवा, रोहडू, ठियोग, आनी, शाहपुर, चिरगाम और अंब में कूड़ा निस्तारित संयंत्र स्थापित करने अथवा डंप करने के लिए चयनित स्थानों से जुड़े मुद्दों पर केंद्र की ओर से विशेष हिदायत पेश करने के आदेश भी दिए गए हैं। आखिर कब मिलेगा छुटकारा? अब देखना होगा कि इन आदेशों का पालन कब और कैसे होता है। कहीं ऐसा न हो कि कचरा हटाओ अभियान के चक्कर में पूरा प्रशासन खुद कचरा हो जाए। हर किसी को यह इंतजार रहेगा कि कब हमारे जल स्रोत साफ और स्वच्छ होंगे और कब हम बिना किसी कचरे के इनका आनंद उठा पाएंगे। तब तक हम सबको कचरा निपटान की इस महायुद्ध की तैयारी करनी होगी। समाचार नंबर 10। हिमाचल में पानी का कोई संकट नहीं, टैंकरों से दी जा रही सप्लाई। हिमाचल प्रदेश में पेयजल के संकट का मुद्दा फिर से चर्चा का विषय बन गया है, लेकिन इस बार हंसी के अंदाज में। प्रदेश कांग्रेस कार्यकारी अध्यक्ष और मुख्य संदेशक संजय अवस्थी ने इस मुद्दे पर बहुत ही हास्यास्पद ढंग से टिप्पणी की है। पानी की सप्लाई में कोई समस्या नहीं, टैंकर तरह तरह की सेवा। अवस्थी ने कहा, हमारे प्रदेश में पानी का कोई संकट नहीं है। हर साल गर्मियों में जब भी थोड़ी सी समस्या आती है, हमारी सरकार तुरंत टैंकरों के जरिए लोगों को घर तक पानी पहुंचाती है। अब आप सोच रहे होंगे, टैंकरों से क्यों? क्योंकि हमारी सरकार का सिंपल मंत्र है, पानी कहाँ भी कभी भी। जयराम ठाकुर को भी याद दिलाई गई उनकी पारी। उन्होंने मजाकिया तरीके से भाजपा के पूर्व मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर को भी याद दिलाया, जब ठाकुर जी थे मुख्यमंत्री तब हमारे पानी की समस्या को लेकर उन्होंने बहुत खड़े हाथों से प्रदेश के पर्यटकों को पानी न आने की सलाह दे दी थी, जिसके बाद प्रदेश के पर्यटन व्यवसाय को भी धक्का लगा था। कांग्रेस की जमकर तारीफ, भाजपा को मीडिया में रहने का आरोप। वे बोले, भाजपा की पूर्व सरकार अपनी विफलताओं को छुपाने के लिए और मीडिया में बने रहने के लिए कांग्रेस सरकार पर बेबुनियाद आरोप लगा रही है। लेकिन हम तो बिल्कुल स्पष्ट हैं, हमारी सरकार पेयजल की सप्लाई पर बिल्कुल नजर रखती है। आखिरकार प्रदेश का सबसे महत्वपूर्ण समस्या। अब सब यही चाहेंगे कि कब तक टैंकरों का सहारा लेकर हम अपनी जिंदगी बिताएंगे और कब हमें स्थायी समाधान मिलेगा। यह जरूरी है कि हम इस मुद्दे पर सोचें, चर्चा करें और एक दूसरे के साथ हंसी मजाक में इसे हल करें। जब तक पानी की सप्लाई की मजबूरी हमारे साथ है, हम फिक्सड हैं। समाचार नंबर 11। सुंदरनगर थाना के 2 कर्मी लाइन हाजिर, इस मामले में विभाग ने कसा शिकंजा। सुंदरनगर पुलिस थाना के 2 कर्मचारी अब लाइन हाजिर हो गए हैं और इस घटना के चर्चा को लेकर सामाजिक मीडिया और सड़क के किनारे चाय पे व्याप्त है। आरोपी की बंद हालत में मौत और इसके बाद का कार्यवाही। यह मामला भारतीय सिनेमा के तर्कसंगत ड्रामा जैसा है, जिसमें आरोपी के जहर खाने से उसकी बंद हालत में मौत हो गई। पुलिस विभाग ने इस मामले में 2 अधिकारियों को लाइन हाजिर कर दिया है और जांच के लिए इन घटनाओं को गंभीरता से लिया गया है। इस समस्या का हल क्या होगा? इस मामले ने स्थानीय लोगों को हंसी के परचम के साथ साथ सोचने पर मजबूर कर दिया है। लोगों ने सोशल मीडिया पर विभाजनबाजी बंद करने का नया उपाय ढूंढ लिया है, अपनी बंद हालत में मौत के बाद विभाग के कर्मचारियों को लाइन हाजिर करना। विभागीय कर्मचारियों के भविष्य की समीक्षा। इसी दौरान पुलिस विभाग के दूसरे कर्मचारियों ने अपने कर्मचारी बनने की सोची हुई है, जिन्हें इस मामले के प्रारंभिक जांच में शामिल किया गया था। यह है वर्तमान समाचार का हास्यास्पद आयाम, जो निर्दिष्ट और अवांछनीय संघर्ष की एक अद्वितीय समस्या को दर्शाता है। अब देखना है कि इस मुद्दे पर कैसे बनेगा अगला दस्तावेजी फिल्म। समाचार नंबर 12। 2 साल से उच्च शिक्षा परिषद अध्यक्ष का पद खाली। हिमाचल प्रदेश में राज्य उच्चतर शिक्षा परिषद के अध्यक्ष का पद पिछले 2 साल से खाली है और इसके बारे में सरकारी नई नियुक्ति का कोई संकेत नहीं है। इस पद की खाली जगह ने हंसी के ठहाके से भर दिए हैं। उच्च शिक्षा और उसके खाली पद। प्रदेश में उच्च शिक्षा परिषद के अध्यक्ष का पद इतने समय से खाली है कि यह अब एक हास्यास्पद मुद्दा बन गया है। यहाँ तक कि अगर कोई इस पद पर बैठे तो उन्हें अपनी मौजूदा गर्मी की छुट्टियां भी याद आ सकती हैं। अध्यक्ष पद के लिए सरकारी स्टार के ख्वाब। इस पद को भरने का अवसर सरकारी अधिकारियों के लिए अच्छा मौका है, जिन्हें इसके अलावा कई और कार्य हैं, पर फिर भी उन्हें यह बदलती मौसम की गर्मी के समय में भी संभालना पड़ सकता है। विभाग के खाली पदों का विश्लेषण।
प्रदेश के उच्चतर शिक्षा परिषद में अध्यक्ष के अलावा भी कई अन्य पद खाली हैं, जिन्हें भरने का प्रयास तो हो रहा है, लेकिन अब तक कोई सफलता नहीं मिली है। इससे सबक यह निकलता है कि कभी कभी खाली पदों का भरना एक सर्कस की तरह होता है, अच्छे एवं ज्यादा उच्च पर ताड़न वाले कार्यक्रम बनाने वाले का विकास करने के लिए। संकेतों के आधार पर नया आयाम। अगले समाचारों में हम देखेंगे कि क्या इस खाली पद को भरने के लिए कोई नया आयाम आ जाएगा या फिर वही बहसखासी और अनिर्णित दौर जारी रहेगा। यह है उच्च शिक्षा परिषद के नए खाली पद का हास्यास्पद अंतरंग। हम अपने राज्य के विकास में योगदान देने में गर्व महसूस करते हैं और हमें उम्मीद है आने वाले दिनों में हमें और भी अच्छी खबरें मिलेंगी। इन खबरों को अधिक लोगों तक पहुंचने के लिए कृपया हमारा कंटेंट शेयर करें, साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और अपडेट के लिए हमें फॉलो करें। अपने विचारों को कमेंट में शेयर करना ना भूलें। आपका सहयोग हमें और भी बेहतर काम करने में मदद करेगा। धन्यवाद।